गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की हम शुरुआत करेंगे हमारे सोलर सिस्टम या फिर यूनिवर्स से। इसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि यूनिवर्स में कौन से कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टार्स कैसे होते हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्स, कुछ इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज, और आपके स्टार्स के बाद में क्या होते हैं जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तो वो ब्लैक होल बनेंगे या न्यूट्रॉन बनेंगे। ये भी हम आपको फंडा पूरे क्लियर करेंगे। साथ में हम आपको काफी प्लैनेट्स के बारे में भी समझाएंगे, जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मून्स के भी बारे में, अर्थ के और बाकी प्लैनेट्स के मून्स के बारे में भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। तो अब हम शुरुआत करते हैं यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स की स्टडी को बोलते क्या हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सोलर सिस्टम या फिर यूनिवर्स के बारे में है। तो यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। आज हम कॉस्मोलॉजी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारा कॉस्मो का मतलब हो गया जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे स्पेस में मौजूद बड़े बड़े प्लानिट हो गए या फिर एस्ट्रॉइड्स हो गए, मिट्रॉइड्स हो गए, इन सबको कॉस्मो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इनकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। लॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ साइंस को हम लॉजी बोल देते हैं। तो कॉस्मोलॉजी होगी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। अब हम समझते हैं गैलेक्सीज के बारे में। हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, तो ये एवरेजली निकाला गया है, अप्रॉक्स नंबर निकाला गया है अजम्पशन के बेसिस पे कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। और हर गैलेक्सी में ऑन द एवरेज इतने ही स्टार्स होते हैं, 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं ऑन द एवरेज। ठीक है ना। तो समझिए, इतने सारे स्टार्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, और हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम यानी कि जो सन होता है उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो हर स्टार का दुनिया हमारे पूरे जितनी भी गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सीज में जितने भी स्टार्स हैं, सबका अपना एक सोलर सिस्टम होता है। उनके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उनमें से ही एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सन मौजूद होता है। और उस सन के भी चारों तरफ एक प्लैनेट घूमता है जिसका नाम अर्थ है, जिस पे आप और हम रहते हैं। ठीक है। तो ये तो बात होगी कि इतनी सारी गैलेक्सीज होती हैं, पर ये बनी कैसे। स्टार्टिंग में ये माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहती है हमारी, कि स्टार्टिंग में जो पूरे यूनिवर्स का जितना भी मास है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था। पूरी दुनिया में जितना भी मास है वो सब कुछ एक ही जगह पे था। फिर कुछ कॉलिजन होता है, कुछ एटम्स के बीच में कॉलिजन होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के कारण जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना भी हमारा मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के सब इधर उधर भागने लग जाते हैं चारों डायरेक्शन में। सारा का सारा जो मास होता है वो फैलने लग जाता है। ठीक है ना। ये माना जाता है कि जो जो एक्सप्लोजन हुआ था ये 15 बिलियन ईयर अगो हुआ था। ये 15 बिलियन साल पहले हमारी बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका। यानी और जिस धमाके के कारण जितना भी मास से हमारे यूनिवर्स का कंसंट्रेटेड था वो चारों तरफ फैल जाता है, और वो फिर फैलते फैलते धीरे धीरे प्लैनेट्स की शेप ले लेता है, सोलर सिस्टम की शेप ले लेता है, फिर गैलेक्सीज की शेप ले लेता है। ये सब कुछ अभी भी हो रहा है, अभी भी हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, वो जो है आसपास मौजूद खाली जगह को भरने में लगा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो होगी, इसलिए हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी 15 बिलियन साल पहले हुई थी। अच्छा, यूनिवर्स में इंक्लूड क्या क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे सब कुछ इंक्लूड करते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो स्पेस होता है उसको भी यूनिवर्स में इंक्लूड किया जाता है। एस्ट्रॉइड हो गए, मिट्रॉइड्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, और जो खाली स्पेस है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं हमारे जो है यूनिवर्स के अंदर। अब हम स्टार्स की बात करेंगे। तो जो स्टार्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा सन के जितना, जो सन होता है हमारा वो भी एक स्टार है जैसे कि हम जानते ही हैं। तो उसको एवरेज स्टार माना जाता है, सन को एवरेज स्टार माना जाता है। तो ये एक स्टार हो जाता है हमारा सन से 3 गुना, 3 गुना या फिर 4, 5, 6 गुना, 3 या 3 से ज्यादा गुना बड़ा स्टार। फिर एक होता है सन से छोटा स्टार,
ठीक है ना? तो ये 3 तरीके के स्टार्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में मौजूद। और जो अच्छा ये सन होता है हमारे लिए सन है क्योंकि वो हमारा जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। पर अगर कोई एलियन है जो किसी और गैलेक्सी में बैठा है या फिर किसी और सोलर सिस्टम में बैठा है तो वो हमारे सन को सन नहीं कहेगा, हमारे सन को वो स्टार बोलेगा। ठीक है ना? तो ये 3 तरीके के स्टार्स होते हैं। अब इन तीनों की अपनी-अपनी लाइफ साइकिल होती है। एक समय पे आने के बाद जो स्टार्स होता है वो मर जाता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। मतलब आप हम जानते हैं कि स्टार्स होता है उसमें जो है बहुत सारी हीट निकल रही है। ठीक है ना? जो स्टार्स है उसमें बहुत सारी हीट निकल रही है पर वो कभी ना कभी तो खत्म होगी एनर्जी। एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। भले ही बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर बाद खत्म हो पर किसी ना किसी दिन उस एनर्जी को खत्म होना ज़रूरी होता है। तो जो वो खत्म होता है स्टार की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो क्या बनता है? ये जो है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर सन से छोटा स्टार है तो वो अपने मरने के बाद अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनेगा। है ना? सफ़ेद बौना, क्योंकि छोटा स्टार है तो सफ़ेद ही बौना ही बनेगा। और जब सन हमारा या फिर सन से थोड़ा बड़ा या फिर थोड़ा छोटा कोई स्टार जो है मर जाएगा, तो वो जो है पल्सर बनेगा। पल्सर या फिर न्यूट्रॉन। जबकि जो सन से बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा-बड़ा स्टार है, 3 गुना या फिर 4 गुना, 3 से भी ज़्यादा गुना स्टार है, वो मरने के बाद ब्लैक होल बनता है। अब हम तीनों के बारे में समझेंगे, तीनों क्या चीज़ हैं। जो हमारा व्हाइट डॉग है वैसे इसके बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाता पर हम समझा रहे हैं तो हम ये भी बताएंगे आपको। ये भी छोटा सा एक जैसे नाम ही बता रहा है छोटा सा व्हाइट कलर की बॉल होती है। ठीक है ना? ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करती है, बस सिर्फ व्हाइट कलर की होती है, ठंडा पड़ा हुआ सन होता है। ऐसे ही जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो भी एक जो है वो बड़ा होता है, वो साइज में बड़ा होता है पर वो भी जो है एनर्जी हीट रिलीज नहीं करता है इतनी ज़्यादा। जो पल्सर और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है? जब न्यूट्रॉन जो है अपनी एक्सिस पे बहुत ही तेजी से घूमने लग जाता है, यानी कि देखिए सन है, अभी जब सन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो रहेगा तो वो गोले की शेप में ही, पर वो ठंडा गोला बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा ब्राइट तो होगा पर इतनी हीट रिलीज नहीं करेगा, थोड़ी बहुत लाइट रिलीज करेगा पर हीट बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेगा हमारा सन जब वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। और अगर ये न्यूट्रॉन अपनी एक्सिस पे बहुत तेजी से घूमने लग जाए तो इसको हम पल्सर कहते हैं। ठीक है ना? ये पल्सर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। कुछ स्टार्स जो है पल्सर बन जाते हैं, कुछ स्टार्स सिर्फ न्यूट्रॉन ही रह जाते हैं। जितने भी पल्सर होते हैं वो न्यूट्रॉन की एक मॉडिफाइड फॉर्म हो गई हमारी। फिर ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। पर जो बड़ा स्टार होता है वो ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल होता क्या है? मतलब ये समझिए, जब एक बहुत ही बड़ा सा हमारा सन या फिर स्टार है वो पूरी की पूरी तरीके से कोलाइड हो जाता है, यानी कि वो अपने कोर जितना भी मास है सबके सब कोर में जाके समाहित हो जाता है। पूरा का पूरा मास सन का एक के अपने सेंटर में जाके समाहित हो जाता है। इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड बॉल बन जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जितना ज़्यादा हमारा वजन मास होता है उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो जब ये पूरा का पूरा चीज़ एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेटेड हो जाती है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग ही लेवल की होती है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब अगर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि लाइट जो है वहाँ पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों पे आती है। जब भी हम सन को देख पाते हैं, जब भी हम मून को देख पाते हैं। अगर लाइट के पार्टिकल्स हमारे पास पड़ेंगे ही नहीं, तो हम कहेंगे वो चीज़ काली है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे खालीपन है। ठीक है ना? यही ब्लैक होल की सिद्धांत होता है। कि वहाँ पे कोई भी लाइट जब पड़ती है ब्लैक होल पे तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, ना ही वो पास ऑन होती है, वो खींच ली जाती है, वो कोर में चली जाती है ब्लैक होल के। ठीक है? और वो जो भी चीज़ आती है वो हर चीज़ को खींचता चला जाता है, इसलिए ब्लैक होल अपना साइज भी बढ़ाता रहता है और वो जो है एक छोटे से कंसंट्रेटेड एरिया में रहता है पर धीरे धीरे चीज़ों को खींचते खींचते बड़ा होता चले जाता है। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ रखे हैं कि हमारा सन अगर 2-3 गुना हो तो क्या बनेगा? ब्लैक होल। और जो पल्सर क्या होता है? पल्सर और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? अब हम अपने सन की बात करेंगे, सिर्फ़ अपने सन की बात करते हैं।
तो जो हमारा सन होता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस से का बहुत ज़्यादा मिक्सचर होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं और इन्हीं के जो है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता रहता है हमारे सन के अंदर, जिसके कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जगमगा जाता है। समझ रहे हो ना कि जैसे हम जानते हैं कि फ्यूजन और फिजन के कारण कितनी ज़्यादा हीट निकलती है, कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो सन में लगातार हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में फ्यूजन और फिजन होता जा रहा है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा हीट निकल रही है कि पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जगमगा जाता है और गर्म हो जाता है। ठीक है। तो और अच्छा जो सनलाइट होती है उसको अर्थ पे पहुंचेगी, ये नहीं कि बस भैया दो एक न्यूक्लियर फिजन हुआ और अचानक से हीट जो है हमारे धरती पे पहुंच जाएगी। उसको कुछ टाइम लगता है। अगर कोई लाइट जो है सन से निकलती है तो उसको अर्थ पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? उसको 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। एग्जाम में वैसे आपको सिर्फ 8 मिनट पूछा जाता है, पर मैं आपको पूरा बताता हूँ। 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए। ठीक है। अच्छा, इस वजह स्टार की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी ऑब्जेक्ट खुद अपनी लाइट इमर्ज करता है और वो उसको और एक एडिक्वेट साइज का हो, ये भी जरूरी है। एक एडिक्वेट साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद ही लाइट को इमर्ज करता है उसको स्टार बोलते हैं। जो हमारा मून हो गया या फिर कोई प्लैनेट हो गया, वो कभी भी खुद से लाइट इमर्ज नहीं करते हैं, वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जो देखते हैं कि रात को जो चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वो एक्चुअल में खुद लाइट नहीं छोड़ रहा है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। जो दिन में सन की लाइट आई थी उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा मून। सिर्फ स्टार्स में ये एबिलिटी होती है कि वो खुद की लाइट इमर्ज कर सके न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछे जाते हैं स्टार्स के बारे में कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है। ये सब चीजें भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार पूछा जाए तो सीरियस होगा। साइरस हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है ना। जो धरती से सबसे चमकदार स्टार देखने को मिलता है वो हमारा साइरस होता है। अच्छा, अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि पोल स्टार से। पोल स्टार अलग चीज होती है, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वो अलग चीज होती है। ध्रुव तारा हो गया कि वो हमें डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में पॉइंट करता है, जबकि साइरस का ऐसा नहीं है, ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। इसलिए कभी भी हम जो है साइरस का इस्तेमाल जो है डायरेक्शन निकालने के लिए नहीं करते हैं। बस इसका यही है कि ये आकाश में मौजूद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है। अच्छा, जो हमारा पूरा का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी उसको नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसको हिंदी में जो है हम आकाश गंगा भी बोल देते हैं। जो आकाश गंगा है उसको हमने 88 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 88, जो हमारे 88 कॉन्स्टिलेंट्स होते हैं उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा उड़सा भी आता है, बिग बियर भी आता है, ये या फिर हंटर भी आता है। ये सब 88 कॉन्स्टिलेंट्स हमारे होते हैं, जो कि सोलर सिस्टम, जो हमारा पूरा का पूरी गैलेक्सी है, उसको 88 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्स के समूह में डिवाइड करा गया है, ताकि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो जो है डिफाइन कर सके कि ये वाला स्टार इस नाम से है, वो इस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है, ये वाला स्टार इस कॉन्स्टिलेशन के इस वाले भाग में मौजूद है। इसको स्टडी करने के लिए कुछ इमेजिनरी फिगर्स बनाई गई आकाश में स्टार्स के कनेक्शन से, जो कि कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 88 कॉन्स्टिलेशंस डिफाइन करी गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे क्लोजेस्ट गैलेक्सीज है वो हमारी एड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है ना, एड्रोमेडा गैलेक्सी। नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ आकाश गंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है? वो एड्रोमेडा गैलेक्सी है हमारी। ठीक है। ये नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, एड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब है। और जो हमारे अर्थ के सबसे करीब स्टार है उसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गई। सबसे पास स्टार हमारे धरती के कौन सा है? फिर आता है हमारा अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये तीन स्टार्स के बारे में हमने आपको बताया। एक तो हमने सीरस के बारे में बताया, साइरस के बारे में बताया। साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। साइरस हो गया हमारा ब्राइटेस्ट स्टार, पूरे हमारे धरती से आसमान में जितने भी स्टार्स दिखाई देते हैं उनमें से सबसे जो ज़्यादा चमकदार स्टार है वो साइरस है। और जो सबसे करीब है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉक्सिमा यानी प्रॉक्सी किसी चीज को बोलते हैं ना, जो पास होती है, ठीक है ना, उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और अल्फा सेंचुरी सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ हो गया। अब हम सन के कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के हम जानते हैं कितने सारी लेयर्स हैं, ठीक है ना। अर्थ के पहले सबसे पहले कोर आता है, लिथोस्फेयर आती हैं, ये सारी सारी लेयर्स होती हैं धरती के अंदर की। और ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इन ऐसी सन के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कोर आता है, सन का भी अपना कोर होता है। और फिर कोर के बाद हमारा आता है कि फोटोस्फेयर आती है। ये हो गई सरफेस, जो सन का सरफेस होता है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। फोटो, जैसे नाम से पता चला है, फोटोस्फेयर, फोटो यानी कि लाइट, यानी कि जो विजिबल हो, स्फेयर यानी कि स्फेयर यानी कि एक शेप, बॉल की आकार की कोई शेप। तो जो हमारे सन की सबसे ऊपर की परत होती है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, यानी कि जो सरफेस होता है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। ये ग्लोई इन नेचर होता है, ये ग्लो करता रहता है। इसी के कारण हमें जो है लाइट विजिबल होती है, हीट भी इसी से निकल के आती है। फिर इसके बाद हमारी क्रोमोस्फेयर आती है, ठीक है ना। क्रोमोस्फेयर रेड होती है कलर में। क्रोमोस्फेयर क्या होती है कि मतलब सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर कुछ एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत सारी गैसेज और बहुत ज़्यादा हीट होती है। उस एरिया को हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जिस एरिया में मतलब ये उसके सरफेस पे नहीं है, सरफेस से ऊपर है, उसके मतलब ये मान लो उसके सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका एक हिस्सा है क्रोमोस्फेयर, जो कि रेड इन कलर होता है और बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट होती है। फिर हमारे क्रोमोस्फेयर आ जाती है और उसके बाद हमारे कोरोना आता है। ये कोरोना वो बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सन की आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना बोलते हैं। आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर को हम कोरोना बोलते हैं। ये मैग्नेटिक इन नेचर होती है। और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि जो सन विजिबल होते हैं, विजिबल लेयर को क्या बोलते हैं, तो वो फोटोस्फेयर है। या फिर आपसे पूछा जाएगा ग्लोई एरिया को क्या बोलते हैं, तो वो भी फोटोस्फेयर है। मैग्नेटिक एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेयर ऑफ सन को क्या बोलते हैं, तो वो कोरोना है। अच्छा, आपको कोर का एटमॉस्फेयर, कोर का जो टेम्परेचर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि कोर का टेम्परेचर क्या है, तो वो आपका 15 मिलियन हो गया, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया आपके कोर का टेम्परेचर। सरफेस और कोर दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो कोर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और सरफेस हम फोटोस्फेयर को बोलते हैं। और फिर फोटोस्फेयर के बाद एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे क्रोमोस्फेयर और कोरोना आते हैं। अच्छा, आपको ये 15 मिलियन याद करने में आसानी हो जाएगी। अब ये याद करिए कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके हिसाब से 15 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो है बिग बैंग या फिर यूनिवर्स बना था, ठीक है। और ये 15 मिलियन जो है हमारे सन के कोर का टेम्परेचर भी है। तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। अच्छा, अब हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट के अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। प्लैनेट की बात हम बाद में डिटेल में करेंगे। तो सन के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं और कॉमेट्स भी होते हैं। तो कॉमेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कॉमेट्स की बात करें तो कॉमेट्स हो गए गैस हो गई, जो भी हमारी जमी हुई गैस होती है उन्हें कॉमेट्स बोला जाता है। जितनी भी हमारी जो है मान लो पर जब यूनिवर्स बना था तो सारे का सारा जो मास था, जब
बिग बैंग थ्योरी के बाद प्लैनेट्स बन रहे थे, तो जो मार्स था वो बड़े बड़े पत्थरों ने जो है प्लैनेट्स की फॉर्म ले ली या फिर सन की फॉर्म ले ली। जो बच गए उन्होंने वो एस्ट्रॉइड्स बन गए। पर कुछ गैसेस भी बच गई थी, कुछ गैसेस हमारे स्पेस में फ्रीली मूव कर रही थी। पर वो फ्रीली मूव कैसे कर पाती, जब हम जानते हैं कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। तो वो गैसेस जम गई और उन्होंने जम के जो है कॉमेट्स का आकार ले लिया था। ठीक है। अब ये कॉमेट जो है जब सन के तरफ बढ़ते हैं, जब ये कॉमेट्स सन के ऊपर तरफ जाते हैं, तो ये एक एलोंगेटेड एलिप्स फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है ना, एलोंगेटेड एलिप्स फॉर्म ले लेते हैं कुछ इस प्रकार की। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ये शेप ले लेते हैं जब भी ये कोई कॉमेट हमारा सन की तरफ जा रहा होता है। इसमें क्या होता है, जो पूछ होती है वो तो हमारी जो है हमेशा सन के अपोजिट जो है डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। अगर ये सन है तो हमेशा कॉमेट इस डायरेक्शन में जाएगा और इसकी पूंछ जो है पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्ट करेगी, पॉइंट करेगी। और जो इसका फेस होगा वो सन फेसिंग होगा, वो सन की तरफ देख रहा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये सन की तरफ ये बर्फ का बड़ा सा गोला आ रहा है, तो सन की हीट के कारण वो जो है थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है, एलोंगेटेड एलिप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये तो कि हमारी कॉमेट्स की बात। अब एस्ट्रॉइड्स की बात कर लेते हैं। जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, जैसे कि हमारे या फिर प्लैनेट के चारों तरफ या फिर सन के चारों तरफ अपनी खुद की ऑर्बिट में घूमे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो है हम जानते हैं कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स बनी हुई है। वो जो है एस्ट्रॉइड्स की रिंग है, उस रिंग में बहुत सारे एस्ट्रॉइड अपनी घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। या फिर हम जानते हैं कि जो मार्स के परे एक रिंग बनी हुई है, वो भी एक जो है हमारे एस्ट्रॉइड की रिंग है, उसमें भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो एस्ट्रॉइड्स हो गए। अब हम मिट्रॉइड्स या फिर मिट्योर्स की बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मिट्योराइट्स या फिर मिट्योर्स। तो मिट्योर्स की बात करें हम, तो मिट्योर्स जो है जब एस्ट्रॉइड टूटते हैं, जब दो एस्ट्रॉइड आपस में टकराते हैं, तो कुछ एरिया उसका जो है अलग हो जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए कि सैटर्न है हमारा, सैटर्न के चारों तरफ काफी सारे जो है छोटे छोटे पत्थर या फिर एस्ट्रॉइड्स घूम रहे थे। दो एस्ट्रॉइड में आके टक्कर हो जाती है। ठीक है ना, दो एस्ट्रॉइड में टक्कर हो जाती है, इसके कारण एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा निकल के बाहर आ जाता है। एक बड़ा सा इसमें क्रैक पड़ गई और ये टुकड़ा हमारा अलग बाहर आ गया, अपनी ऑर्बिट से, सैटर्न की ऑर्बिट से बाहर आ गया। और ये कहाँ पे जाके आ गया, ये हमारे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। अब जब ये अर्थ की तरफ बढ़ेगा तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना चाहेगा। अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस मिटियोर को अपनी तरफ खींचेगा। तब ये जब ये बनता है हमारा, इसको बोलते हैं मिटियोर। पर जब ये मिटियोर धरती पे आ जाता है, मान लीजिए तो मिटियोर है, जब वो सरफेस में हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। हमारे हम जानती हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी बाहर से ऑब्जेक्ट आता है वो इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि वो जलना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो धरती के सरफेस पे आ ही नहीं पाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो है पिघल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जल के राख हो जाते हैं। पर कुछ मीटियोर्स धरती के सरफेस पे आने में कामयाब हो जाते हैं। ये समझ लीजिए इतना बड़ा मीटियोर था तो वो जल जल के सिर्फ इतना सा रह जाएगा, बहुत ही छोटा सा, हाथ में पकड़ने लायक इतना छोटा सा मीटियोर्स रह जाएगा। जब वो धरती की सरफेस पे आ जाएगा तो वो मेटेरॉइड्स कहलाएगा। यानी कि जब मिट्योर्स जो है धरती के सरफेस पे आ जाता है तो वो मिट्रॉइड कहलाता है। और जब वो आसमान में घूम रहा है या फिर धरती के एटमॉस्फेयर में आ चुका है तो वो मिट्योर्स ही कहलाएगा। सरफेस पे आने के बाद ही वो मिट्रोइड्स बनता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी कुछ स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब सैटेलाइट की भी बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट वैसे तो आप जानती हैं कि सैटेलाइट जो हम कॉमन टर्म में यूज़ कर लेते हैं, वो धरती जो इंसान भेजता है आसमान में उसको बोल देते हैं कि वो सैटेलाइट है। पर वो एक्चुअल में वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। जितने भी हम
रिलीज़ करते हैं, जितने भी डीआरडीओ जितने भी हमारे इसरो या फिर नासा रिलीज़ करता है, वो सब आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट होती हैं। सैटेलाइट की डेफिनेशन है वो है कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे अर्थ है, मार्स है, इसके चारों तरफ घूमने वाले बड़े-बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये सैटेलाइट मून भी हो सकता है या फिर ये जो है कोई एस्टेरॉइड भी हो सकता है, जैसे कि सैटर्न के केस में और यूरेनस के केस में भी ये एस्टेरॉइड होते हैं जो कि चारों तरफ घूम रहे होते हैं। पर अर्थ के केस में सिर्फ एक मून ही होता है, ठीक है ना? तो जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, ये होगी डेफिनेशन हमारी सैटेलाइट की। जो अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है मून, और हमारा बाकी मार्स है उसके पास भी एक ही सैटेलाइट होती है मून। जो हमारे पहले के दो प्लैनेट हैं यानी कि मरकरी और वीनस, इनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं होती है। इनके पास एक भी मून या फिर किसी भी प्रकार की कोई सैटेलाइट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून? क्योंकि ये सन के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। ये सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इनका जो भी मून पे किसी समय में अगर प्रेजेंट भी होगा, तो सन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सन ने कहा कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हें जो है मून रखने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मून अपने लिए खुद खींच लूंगा। ठीक है, इसलिए मरकरी और वीनस के पास एक भी मून नहीं है। और मरकरी वीनस के बाद हमारा अर्थ आता है, और अर्थ के बाद सिर्फ एक मून है। मार्स के बाद भी एक मून है। अच्छा, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं, और उनकी आपको सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले मरकरी आ रहा है, फिर वीनस आ रहा है, फिर अर्थ आ रहा है, फिर मार्स आ रहा है। ठीक है ना? इसको याद करने के लिए आप एक एब्रीविएशन भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है ना? तो इसके इस एब्रीविएशन के आप सबसे पहले पहले लेटर्स देखिए। माई से एम ले लीजिए, वेरी से वी ले लीजिए, एक्साइटेड से ई ले लीजिए, मदर से एम, जस्ट से जे, एस सर्व से एस, पी यू और एन। तो एम पहले माई से बना हमारा मरकरी, वी से बना वीनस, ई से बनी अर्थ, एम दोबारा एम से बना हमारा मार्स, फिर जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, और फिर यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है? तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। 8 प्लैनेट्स। ठीक है? इसको आप मेरे पीछे पीछे दोबारा बोलिए। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये एक एब्रीविएशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको ये याद करने के लिए, सीक्वेंस याद करने के लिए। वैसे तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, इसके भरोसे मत रहना। पर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो स्टार्टिंग में आप इसके जरिए याद कर सकते हैं। ठीक है? तो 8 प्लैनेट। अच्छा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फाइनली जो प्लूटो है वो प्लैनेट है कि नहीं है। कभी नासा बोलती है कि वो प्लैनेट है, कभी बोलती है नहीं है, कभी बोलती है फिर से है। तो अब फाइनली पिछले कुछ 10 सालों से प्लूटो को बोला गया कि वो प्लैनेट नहीं है। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो को प्लैनेट नहीं, डॉर्फ प्लैनेट बोला गया है। अब ये प्लैनेट और डॉर्फ प्लैनेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे बाद में। ठीक है? तो अच्छा, जो अभी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनमें भी 4 जो इनर प्लैनेट कहलाते हैं, 4 आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। हमारे मार्स तक, माई वेरी एक्साइटेड मदर यानी मार्स तक जो है इनर प्लैनेट कहलाते हैं कि सन की ऑर्बिट के करीब हैं। ठीक है ना? ये थोड़े गर्म प्लैनेट होते हैं। इसके बाद जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून हो गए, ये कोल्ड प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट बोले जाते हैं। क्यों बोले जाता है? क्योंकि जो पास के इन दोनों के बीच में, इनर और आउटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। आपको फोटो मिल गई होगी स्क्रीन पे। कैसे पहले जो हमारे सोलर सिस्टम में पहले इनर प्लैनेट आते हैं, फिर एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है। इस बेल्ट में चारों तरफ काफी सारे छोटे मोटे बड़े अर्थ से भी बड़े बड़े पत्थर जो है घूम रहे हैं। काफी सारे छोटे पत्थर भी और बड़े पत्थर भी घूम रहे हैं, अपनी खुद की ऑर्बिट में घूमे जा रहे हैं इस बेल्ट में। उसके बाद हमारे जो है आउटर प्लैनेट्स आते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इनमें गैसेस कम होती हैं
और मास ज़्यादा होता है। जबकि जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं हम देखेंगे इनमें गैस ज़्यादा होती है, मास कम होता है। यानी कि ये प्लैनेट जो है गैसेस के ज़्यादा बने होते हैं, मास के कम बने होते हैं। यहाँ तक कि ये बोला जाता है सैटर्न है, इसकी डेंसिटी तो पानी से भी कम होती है। जो हमारा सैटर्न है इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक गैस का बुलबुला है। ठीक है ना, सैटर्न पूरा एक गैस का ही एक बनी बड़ी सी बॉल है। जबकि जुपिटर फिर भी ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते जाओगे जो है हमारी गैस बढ़ती जाती है और वो ठंडी भी होती चली जाती है। ठीक है ना, जो जुपिटर है वो मार्स से ठंडा है, सैटर्न जो जुपिटर से ठंडा है, यूरेनस सैटर्न से ठंडा है और नेपट्टून हमारा यूरेनस से ठंडा है। अब हम कुछ प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेंगे, कुछ उनके फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि ये ऐसे सीक्वेंस में होते हैं, जो हमारे प्लैनेट की अरेंजमेंट है वो कुछ इस सीक्वेंस में, पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर आखिर में नेपट्टून। उसके बाद प्लूटो भी आता है, पर वो प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है, एक डॉर्फ प्लैनेट है। वो भी हम समझाएंगे वो क्या मतलब है उस बात का। ठीक है, तो इसमें सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है, यानी कि बिगेस्ट इज जुपिटर। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा मरकरी है इन आठों के मुकाबले में। ये स्मॉलेस्ट इज मरकरी, लार्जेस्ट इज प्लूटो, लार्जेस्ट इज जुपिटर। तो इस जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बात करी कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स भी होंगे। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट सैटेलाइट या फिर लार्जेस्ट मून, नंबर ऑफ मून्स भी इसी के पास हैं, जुपिटर के पास मैक्सिमम मून। ये और सब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून भी हमारा जुपिटर के पास ही है, जिसको गैनीमेड बोलते हैं। ठीक है ना, गैनीमेड जो कि लार्जेस्ट मून है और ये जुपिटर का मून है। इसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून भी है और लार्जेस्ट मून भी है, जो कि गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। और जो स्मॉलेस्ट मून है वो हमारा डाइमस होता है, जो कि मार्स के पास है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि डाइमस किसका मून है और डाइमस की क्या खास बात है। डाइमस सबसे स्मॉलेस्ट मून है और वो मार्स के पास मौजूद है। अर्थ का जो मून है उसको तो मून ही बोल देते हैं, सिंपल। ठीक है ना, अर्थ के पास जो सैटेलाइट है उसको सिंपल मून ही बोल देते हैं। बाकियों के नाम रखे गए हैं क्योंकि बाकियों को ऐसे याद करना कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अगर हम बोलेंगे जुपिटर 1 मून, जुपिटर 2 मून, जुपिटर 3 मून, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हर मून का कोई ना कोई नाम रखा गया है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट मून का नाम रखा गया है गैनीमेड। अच्छा, एक मून और होता है हमारा जो कि सैटर्न के पास होता है, जो आपको याद करना जरूरी है, टाइटन। टाइटन खास क्यों है, क्योंकि ये एक अकेला मून है। ये अकेला एक जो है पूरे हमारी सोलर सिस्टम में एक अकेली जगह है जिसके पास अपना कुछ एडिक्वेट एटमॉस्फेयर है। माना जाता है कि टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ जैसा ही है, थोड़ा बहुत। अर्थ थोड़ा 19 थोड़ा 20 अर्थ जैसा है, यानी कि वहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और जीने लायक जो है थोड़ा पानी भी है। ठीक है, तो इसलिए ये एक आशंका मानी जाती है कि टाइटन पे जीवन मौजूद होगा। शायद मौजूद होगा, शायद नहीं होगा। जब तक हम जो है वहाँ पे जाके चेक नहीं कर लेते, हम कुछ भी पुख्ता या फिर कुछ भी एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते हैं। पर उसका एटमॉस्फेयर जो है धरती के जैसा है, तो इसलिए ये माना जाता है हो सकता है वहाँ पे जीवन हो। ठीक है, तो टाइटन ये हमारा जो सैटर्न का मून है, जहाँ पे जीवन होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं मौजूद होती हैं। अच्छा, अब पूछा जाता है आपसे कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है। अब आप कहेंगे जो प्लैनेट सन के पास होगा वही सबसे गर्म होगा, यानी कि मरकरी, तो आप गलत कहेंगे। सबसे गर्म प्लैनेट हमारा वीनस होता है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। वीनस के पास बहुत ही हैवी एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस होती है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं। जबकि जो हमारा वीनस है, वीनस के पास बिल्कुल भी जीरो एटमॉस्फेयर होता है, कोई गैस, वो कोई हीट को ट्रैप कर ही नहीं पाता। जो हीट आती है चली जाती है, लाइट आती है चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। पर जो वीनस होता है उसके ऊपर हैवी एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए हॉटेस्ट भी होता है। और इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोल देते हैं। मॉर्निंग स्टार भी वीनस को ही बोलते हैं
इवनिंग स्टार भी वीनस को बोलते हैं। असली में स्टार नहीं है, बस नाम ही इसका रखा गया है। बस ऐसे निकनेम रखा गया है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार वीनस को बोलते हैं। ठीक है। और मरकरी और वीनस दोनों के पास ही मून मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये सन के इतने ज़्यादा करीब हैं कि इनके पास कोई भी सैटेलाइट होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अर्थ की ट्विन भी बोला जाता है वीनस को। क्यों बोला जाता है अर्थ की ट्विन? क्योंकि वीनस का जो मास है, वीनस की जो डायमेंशंस हैं, वो अर्थ के बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम बैठ रही है कि अर्थ का जितना वजन है उतना ही वजन वीनस का है। अर्थ के पास भी है एक हैवी एटमॉस्फेयर है, वीनस के पास भी है। ठीक है ना? तो इसको ट्विन ऑफ अर्थ बोलते हैं। अब अर्थ को क्या बोलते हैं हम? अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि लाल रंग का दिखाई देता है हमें। जो मार्स होता है वो लाल रंग का हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यूरेनस होता है, इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कलर भी याद करना। ये इसी कलर के दिखाई देते हैं, तो इसे इन्हीं कलर से डिनोट कर दिया जाता है। यूरेनस को ग्रीन से, मार्स को हमारा रेड से, अर्थ को ब्लू से। अच्छा, अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन लाइट दिखाई देती है हमें। जिसके एटमॉस्फेयर में हमें ग्रीन लाइट दिखाई देती है, तो वो मार्स होता है। मार्स में ना तो ऑक्सीजन, मार्स में ना थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है ना? अर्थ में भी पाई जाती है और मार्स में भी, दोनों में। अर्थ मार्स में थोड़ी सी पाई जाती है। तो वो जब सनलाइट आती है, सोलर फ्लेम्स पड़ते हैं मार्स पे, तो वो ऑक्सीजन कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वो हल्का हल्का ग्रीनिश इफेक्ट देते हैं। हमारी अर्थ भी देती है और मार्स भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का ग्रीनिश इफेक्ट देते हैं। ठीक है ना? ये ग्रीन कलर है प्रॉपर, वो हमारा यूरेनस है। पर सुबह के टाइम में जब लाइट पड़ती है, तो मार्स हमें थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन दिखाई देने लग जाता है। आपको धरती से दिखाई नहीं देगा। आप मार्स के ऊपर खड़े होंगे, मार्स के मून पे, या फिर आप ये डाइमस पे खड़े होंगे, तो आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कि आप खड़े हो नहीं सकते, सैटेलाइट भेज के आप देख सकते हो। तो ये मार्स रेड होता है, पर इसमें ये ग्रीन लाइट भी इमर्ज कर देता है कभी कभी, कुछ स्पेशल केसेस में। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हमने आपको बताया थी जुपिटर है। और सैटर्न है, इसके चारों तरफ रिंग बनी होती है। और वो रिंग की खास बात क्या है उस रिंग की, कि वो जो है एस्ट्रॉइड की बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड से बनी होती है वो रिंग। अच्छा, अब दो फिनोमेना आपको याद करने समझने और जरूरी है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। जो प्लैनेट होता है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, यानी कि अपनी एक्सिस पे खुद ही बॉल जो है रोटेट हो रही है, बॉल जो है घूम रही है, उसको रोटेशन कहते हैं। और जब वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ है 365 दिन लगा देती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। साल हमारा 365 दिन का होता है ना, क्योंकि वो जो है पूरा चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है। तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ठीक है ना, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जो सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन है वो हमें नेपट्यून में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन हमें नेपट्यून में देखने को मिलता है। और सबसे जो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है वो हमें जो है मरकरी में देखने को मिलता है। मरकरी में हमें सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि 88 डेज का होता है। ये भी याद करना पड़ेगा आपको कि मरकरी जो है 88 डेज में, उसमें ईयर कंप्लीट हो जाता है। 88 डेज में वो सन के चारों तरफ चक्कर कंप्लीट कर देती है अपना। जहाँ हमारी अर्थ जो है 365 दिन में करती है, मरकरी हमारी जो है 88 डेज में करती है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो वो कितना ज़्यादा तेज है। अच्छा, आप इसको याद करने ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मरकरी सबसे पास है, तो जल्दी जल्दी चक्कर लगा ही लेगी, है ना, क्योंकि वो सबसे पास है। और जो है जो प्लैनेट सबसे पास होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो रिवॉल्व भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर पाएगा। जबकि जो नेपट्यून है वो सबसे दूर है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम आती है, इसलिए वो कम स्पीड से घूमता है सन के चारों तरफ।
बहुत ज़्यादा साल लगा देता है। जैसे कि ये करीब 400-500 साल लगा देता है पूरा का पूरा अपना एक चक्कर करने में, ठीक है ना? तो ये तो मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा स्लो है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर जो है फास्टेस्ट रोटेशन होती है, जुपिटर की हमारी फास्टेस्ट रोटेशन होती है। ठीक है ना? फास्टेस्ट रोटेशन किसकी होती है? वो जुपिटर की होती है, यानी कि अपनी एक्सिस पे बहुत ही तेजी से घूमता रहता है जुपिटर। बाकी प्लैनेट तो बड़े धीरे धीरे घूम रहे हैं और जुपिटर बहुत ही तेजी से फास्टेस्ट रोटेशन होती है, जबकि वीनस है इसकी स्लोएस्ट रोटेशन होती है। ठीक है ना? तो आपको फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, फास्टेस्ट रोटेशन, स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन, स्लोएस्ट रोटेशन भी याद करने जरूरी हैं एग्जाम के लिए। अब हम आपको बताते हैं डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ये बहुत ही नया टर्म यूज़ किया गया है। जब प्लूटो पे कंफ्यूजन हो गई थी तो उसको डॉर्फ प्लैनेट बोला गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि बीच में हमने काफ़ी सारी न्यूज़ आने लग गई थी कुछ साल पहले कि कोई नया प्लैनेट ढूंढा गया है। अब जो है सोलर सिस्टम में 10 प्लैनेट हो गए हैं, कभी कहते हैं 11 प्लैनेट हो गए हैं। वो क्या हुआ था कि बीच बीच में छोटे छोटे प्लैनेट्स देखने को मिले थे, पर बाद में उन्होंने देखा कि वो जो प्लैनेट हैं वो अलग डायरेक्शन, उनकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं है, बहुत ही अजीब सी ऑर्बिट है उनकी। तो उन्हें प्लैनेट कहने से मना कर दिया गया और उनको डिफाइन किया गया डॉर्फ प्लैनेट में। ये 4 से 5 या फिर आगे भी ढूंढे जा रहे हैं। धीरे धीरे रोज कोई ना कोई नया प्लैनेट ढूंढा जाता है डॉग प्लैनेट के नाम से। ठीक है? जैसे कि हम जानते हैं कि सन है, उसके चारों तरफ एक एक्सिस है, फिर और अगले प्लैनेट की एक्सिस है, फिर अगले की है, सबकी एक्सिस है और कोई भी किसी से टकरा नहीं रही है। ठीक है ना? पर ये डॉग प्लैनेट होते हैं, इनकी एक्सिस थोड़ी अलग किस्म की होती है। ये आपस में टकरा भी रहे होते हैं। ये जो है एलिप्स फॉर्म कर रहे हैं कभी अपनी एक्सिस में, कभी ये बहुत ही अलग सी होती है। मैं आपको डायग्राम दे दिया है, डायग्राम में देखिए कैसे अजीब सी एक्सिस होती है इन प्लैनेट की। ठीक है ना? तो कुछ टॉप प्लैनेट्स के भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आइरिस हो गया, सीरस हो गया आपका, सेरस, आइरिस, मेकमेक। ये ना मेकमेक एक एक डॉग प्लैनेट का नाम है, ये पूरा एक नाम है मेक मेक। ऐसे अजीब अजीब से नाम रख दिए गए हैं थोड़े फनी से। आइरिस भी एक डॉग प्लैनेट है, सेरस भी और प्लूटो भी हमारा एक डॉग प्लैनेट है। ठीक है ना? तो ये आपको जो है 4 डॉर्फ प्लैनेट के नाम याद करने पड़ेंगे। डॉर्फ प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है? वो प्लैनेट जो कि वो हैवी ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, पर उनके नेबर्स फिक्स नहीं है। मतलब उनकी जो ऑर्बिट है वो हमारे प्लैनेट से क्लैश कर रही है। जैसे कि मान लीजिए प्लूटो हो सकता है ऐसे ऑर्बिट हो रही हो प्लूटो की। ठीक है ना? ये प्लूटो हमारे यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट में जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो हमने प्लूटो को उठा के फेंक दिया। आज से ये प्लैनेट नहीं कहलाएगा, आज से डॉर्फ प्लैनेट कहलाएगा, यानी कि छोटा प्लैनेट, बोना प्लैनेट। ये सारे के सारे, ये चारों के चारों बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना? वैसे 5-6 ढूंढे गए हैं, ये मेन मेन है आपके। ठीक है? आगे भी ढूंढे जा रहे हैं और इन सभी डॉर्फ प्लैनेट को एक नंबर दिया जाता है। वो नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर डॉर्फ प्लैनेट को एक फिक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हमने हमारे सोलर सिस्टम में जो मेजर प्लैनेट हैं उनको तो नाम से डिनोट करते हैं, पर इनको जो है नंबर से डिनोट किया जाता है। नाम भी दे दिए जाते हैं, बाद में नाम भी दे दिए गए थे, पर एक फिक्स नंबर भी दिया गया है। हर डॉर्फ प्लैनेट को अपना एक नंबर दिया गया है। तो यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। सोलर सिस्टम में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं हमने सब डिटेल में कवर कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।